हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज लगाएंगे 50 क्वेश्चंस का सेट जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो जीके के मिलेंगे, जिसमें से 25 या 30 क्वेश्चंस आपको जीके के देखने के मिलेंगे, जीके और जीएस का, और लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। करंट अफेयर्स के जो स्टैटिक के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अभी न्यूज में चल रहा है तो उससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वैसे क्वेश्चंस को हम आपके लिए रखे हैं इस सेट में। और लास्ट के 10 क्वेश्चंस में आपको रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियोस में पूरे सेट को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद खुद से अपना आंसर कीजिएगा और बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि आप पूरे 50 क्वेश्चंस में से कितना सही कर पाए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको आंसर आता है तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके नीचे लिखिए। तो यहाँ देखिए, जेम्स प्रिसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता हासिल की थी। अशोक की बात कर ले तो ये एक मौर्य सम्राट थे और इनके शिलालेखों की वर्तमान समय में संख्या है 33। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। तो भारत परिषद अधिनियम जो 1892 आया था उसके अनुसार प्रतिनिधि सरकार की स्थापना होती है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत हमें क्या मिला था? तो प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं अदर ऑप्शंस की बात करते हैं। यहाँ तो भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ है इसका कि प्रांतों में द्वैत शासन, तो नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमें क्या मिला था? केंद्र में द्वैत शासन मिला था। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। अदर ऑप्शंस की बात कर ले तो मार्ले मिंटो सुधार 1909, जो कि मैंने आपको पिछले इसके सेट्स में सेट नंबर 3 में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप उस सेट को यदि नहीं देखे हैं अभी तक तो जा करके आप उसे भी देखें। तो यहाँ मार्ले मिंटो सुधार 1909 क्या बताता है? तो वो सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रदान करता है। पहली बार मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत ही सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रदान किया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधि मतलब धर्म के आधार पर प्रतिनिधि। अब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909। तो इसके अनुसार क्या मिला था? प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांतों में द्वैत शासन, तो ये क्या है? एक दूसरे का क्या है? अपोजिट या इधर उधर किया गया है। तो यहाँ सही कौन है? सबसे सही सुमेलित कौन है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को। इटली ने आक्रमण करके मोरक्को को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर जो परमाणु बम गिराए थे उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विखंडन। अमेरिका ने जापान पर जो बम गिराए थे उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो विखंडन अभिक्रिया हुआ था। अब देखिए, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर जो परमाणु बम गिराए थे उसमें विखंडन अभिक्रिया हुई थी। और जापान के हिरोशिमा शहर पर जो बम गिराया गया था, परमाणु बम अमेरिका के द्वारा, उस बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। और कब गिराया गया था? तो वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और उस बम में क्या उपयोग किया गया था उसको बनाने में? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बीपीएससी लेवल के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और ऐसा क्वेश्चंस आपको अंदर से जरूर अब आजकल देखने को हर एग्जाम में मिल जाते हैं। तो आप सारे कंसेप्ट को क्लियर रखिए ताकि कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी आए तो आप उसका आंसर जरूर करें। अब देखिए, 2 बम गिराया था, हमने एक बम के बारे में अभी बात किया है। एक परमाणु बम जो कि हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, जिस बम का नाम था लिटिल बॉय, और वो यूरेनियम 235 से बनाया गया था। दूसरा जो बम गिराया गया था वो नागासाकी शहर पे, जापान के नागासाकी शहर पे, जिसका नाम था फैटमैन। उस बम का नाम क्या था? फैटमैन था। और वो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जो कि प्लूटोनियम 293 से बनाया गया था। प्लूटोनियम 293 से बनाया हुआ था। तो आपको याद रखना है कि उसमें विखंडन अभिक्रिया हुई थी। परमाणु जितने भी होते हैं परमाणु बम, उसमें विखंडन अभिक्रिया ही होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है। मतलब कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो इस्पात उद्योग का नाम दिया हुआ है वो किस शहर में स्थापित है, तो ये सही ढंग से कौन सा है। तो देखिए सही यहाँ पर देख लेते हैं, दुर्गापुर है, तो दुर्गापुर उड़ीसा में है, दुर्गापुर उड़ीसा में है, तो ये क्या है, बिल्कुल ही गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि दुर्गापुर कहाँ है, कोलकाता में है। दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वो कहाँ है, कोलकाता में। यहाँ देखिए भिलाई जो है वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ये भी गलत है। और देखिए ऑप्शन नंबर भिलाई जो पावर प्लांट है वो कहाँ पर है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। आप याद रखेंगे कि कौन सा कहाँ पर है। राउरकेला जो है वो कहाँ पर है, तो राउरकेला जो है ये है उड़ीसा में। और तमिलनाडु में कौन सा है, तो तमिलनाडु में स्लेम है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सारे जो होंगे वो गलत ही हैं, एक दूसरे से क्या है, इसको मैच करना है। तो आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं कि दुर्गापुर में जो है वो दुर्गापुर कहाँ है, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में, भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, और तमिलनाडु में स्लेम है। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जागोटा त्रिकोण में कौन सा 3 देश शामिल है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया, जापान और वियतनाम जो ये 3 देशों का जो समूह बनता है उसे क्या बोलते हैं, जागोटा त्रिकोण के नाम से जाना जाता है, जिसमें है दक्षिण कोरिया, जापान और वियतनाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी आकर के मिल जाती है। कहाँ पर, तो ये देवप्रयाग में आकर के मिलती है। और आपको यदि ये वीडियोस अच्छी लगती है, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल पर। यदि आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नामचिक नामकुफ जो कोयला क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। सबसे पहले सूर्योदय भारत में अरुणाचल प्रदेश में होता है। और ये जो है नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत में अभी तक कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये 3 बार कब कब लगाया गया है। तो पहली बार आपातकाल जो लगाया गया था वो भारत और चीन युद्ध के समय में लगाया गया था। कब, 26 अक्टूबर 1962 को ये लगाया गया था पहली बार आपातकाल, और ख़त्म किया गया था 10 जनवरी 1968 को। तो पहली बार जो आपातकाल लगाया गया था, आप याद रखेंगे कि भारत चीन युद्ध, जो कि अभी चीन बहुत न्यूज़ में भी है, तो आपको ऐसे भी याद रह सकता है कि पहली बार कब चीन से भारत लड़ा था, तो 1962 में। तो उस टाइम पे पहली बार आपातकाल की घोषणा हुई थी भारत में। दूसरा बार आपातकाल कब लगाया गया था, तो जब पाकिस्तान के साथ जब भारत युद्ध हुआ था उस समय पे लगाया गया था, और ये आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को लगाया गया था। तो पहला बार जब चीन के साथ लड़ाई किया था तब आपातकाल लागू हुआ था भारत में। दूसरी बार जब पाकिस्तान के साथ 1971 में लड़ाई हुआ था तब लगाया गया था। और तीसरी बार आपातकाल की जो घोषणा हुई थी वो इंदिरा गांधी के राज्य में आंतरिक गड़बड़ी, मतलब जन आंदोलन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उस समय इंदिरा गांधी को क्या करना पड़ा था, आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी। कब, तो 26 जून 1975 को लगाया गया था तीसरी बार जो आपातकाल लागू हुआ था वो 26 जून 1975 को लगाया गया था। तो भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लागू किया जा चुका है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में सुमेलित नहीं है, मतलब निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन है मेलघाट, तमिलनाडु। मेलघाट क्या है, नेशनल पार्क है जो कि किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर ये क्या है, सुमेलित नहीं है। तो मेलघाट जो ये नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो महाराष्ट्र में स्थित है, न कि तमिलनाडु में स्थित है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा कि निम्न में सुमेलित नहीं है। तो ये क्या है, सुमेलित नहीं है। नंदनकानन जो है ये किस राज्य में है, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क जो है, ये किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है।
काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में स्थित है और जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। असम राज्य में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अदर ऑप्शंस की बात करें, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये जो तीनों है ये तो बिल्कुल ही सही है, जबकि मेलघाट जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो म से आप याद रखेंगे मेलघाट और म से महाराष्ट्र। तो ये जो है तमिलनाडु में मेलघाट नहीं है। तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? यहाँ पर 4 मंडल है ऑप्शन में, तो इसमें से कौन सा मंडल जो है वो सबसे गर्म होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो होता है वो सर्वाधिक गर्म होता है। अब देखिए ये कैसे गर्म होता है, क्योंकि हम वायुमंडल में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल में जब हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो क्या होते जाता है? तापमान कम होते जाता है। तो सबसे निचला जो वायुमंडल का लेयर है, सतह है, वो कौन सा है? क्षोभ मंडल है। तो इसलिए जब हम नीचे रहेंगे तो वो गर्म रहेगा, क्योंकि ऊपर जाने से तापमान कम होता है। तो इसलिए क्षोभ मंडल जो होता है वो सर्वाधिक गर्म होता है। तो आपको ये इन सभी को याद रखना है। और हमारा जो करंट अफेयर्स का भी सीरीज चलता है, मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस डेली के देखने को मिलते हैं। तो आप यदि करंट अफेयर्स को भी देखना चाहते हैं और इतना ही डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको भी जरूर देखें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि जब भी हम वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और इन सभी का आप यदि PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता। संविधान का उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता जैसी मौलिक अधिकार को शामिल नहीं किया गया है, उसमें उसका वर्णन नहीं किया गया है। बाकी जो विचार की स्वतंत्रता है तो ये संविधान में हमारे वर्णित है कि आप अपना विचार रख सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। विश्वास की स्वतंत्रता, ये सभी हमारे संविधान के उद्देशिका में ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। बोलने की स्वतंत्रता, इन सभी चीजों को हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, हमारा ये मौलिक अधिकार है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो हमारे संविधान के उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता जैसी मौलिक अधिकार को वर्णन नहीं किया गया है। तो आपको याद रखना है कि इसमें आर्थिक स्वतंत्रता हमारे संविधान की उद्देशिका में वर्णित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री। कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्थित जो पश्चिमी घाट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं। सह्याद्री जो है, पश्चिमी घाट का नाम ही सह्याद्री है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और पश्चिमी घाट की बात कर ले तो यह उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और जिसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी घाट जो कि गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, और उसे ही हम लोग सह्याद्री नाम से भी जानते हैं, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में कर्नाटक और महाराष्ट्र से होकर के गुजरती है। तो सह्याद्री को ही हम लोग पश्चिमी घाट के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये बिल्कुल ही सही है। सिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर नहीं, सिपकिला जो दर्रा है वो कहाँ स्थित है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिपकिला दर्रा ही, क्योंकि सिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ना कि जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर यही पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, मतलब सही ढंग से मैच नहीं किया गया है। नाथुला दर्रा तो ये सभी जानते हैं कि ये सिक्किम राज्य में स्थित है। बोमडिला दर्रा तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसको भी आप जानते हैं। और भी कुछ बात कर लें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? तो सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बड़ा लच्छा दर्रा है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो जम्मू कश्मीर में है आपका काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सिक्किम की बात कर लें तो सिक्किम में है आपका नाथुला दर्रा, जेलेप्सा दर्रा, तो आप याद रखेंगे।
और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा और तिफू दर्रा है। और उत्तराखंड की भी बात याद कर ले, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में रहा है। लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, मान दर्रा, ये सारा कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो आप इन सभी को याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पद युक्त कर सकता है, मतलब पद से हटा सकता है? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है, उसी प्रक्रिया के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी उस प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो जिस प्रक्रिया के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया को अपना करके राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? मतलब कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं। गुजरात से तो होकर गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है कर्क रेखा, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, झारखंड है, तो झारखंड से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है कर्क रेखा, और मिजोरम से भी गुजरती है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। अब देखिए, ये जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रख लेंगे, मित्र पर गमछा झार। जैसे मी से क्या होता है? मिजोरम हो जाएगा, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, और र वहां पे साइलेंट है, पर में र जो है वो साइलेंट है, उसका कुछ नहीं होगा। और गमछा में ग से गुजरात हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और झा से झारखंड हो जाएगा, और र से राजस्थान हो जाएगा। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है भारत में गुजरती है। तो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो रंगीत नदी कहाँ पर बहती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो रंगीत नदी जो है वो कहाँ बहती है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिक्किम राज्य में बहती है। और सिक्किम राज्य की ये जो है जीवन रेखा समझी जाने वाली नदी है, क्योंकि सिक्किम नदी और तीस्ता नदी, सिक्किम में जो है वो रंगीत नदी और तीस्ता नदी ही 2 बहती है, जो कि वहाँ का जो भी जीवन यापन है, इस जो कृषि पे निर्भर लोग हैं वो इस नदी पर ही डिपेंड रहते हैं। तीस्ता नदी की ही ये सहायक नदी है। कौन? रंगीत नदी जो है वो तीस्ता नदी की सहायक नदी है, जो कि सिक्किम राज्य में बहती है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? मतलब इसका पूर्ण रूप क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल नीनो साउथ ऑसिलेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? ENSO का अल नीनो साउथ ऑसिलेशन। तो आपको याद रखना है ENSO का, जो कि किस से संबंधित है? तो ये भारतीय जलवायु से संबंधित वर्ड है, जिससे आपको याद रखना है उसका फुल फॉर्म अल नीनो साउथ ऑसिलेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली का चुकुमात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। चिली का चुकीमात खान जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। वो चिली का चुकीमात खाने से कॉपर निकाला जाता है। अब कॉपर का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 29 होता है, और इसका संकेत जो होता है क्या होता है? C और U होता है, और इसकी परमाणु संख्या 29 होती है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 37। अनुच्छेद 37 के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 37 ये बताता है कि आप नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकते हैं, मतलब जबरदस्ती किसी पर थोप नहीं सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 के बीच में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व को संविधान में कहाँ से लाया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व क्या बताता है? तो नीति निर्देशक तत्व में क्या वर्णित है? तो समाज के कल्याण और भलाई के लिए सरकार अपने सुविधा अनुसार तथा संसाधन की उपलब्धता के आधार पर क्या करती है? इसे लागू करती है। नीति निर्देशक तत्व को
मतलब समाज के भलाई के लिए ही इसको लागू किया जाता है, ना कि जबरदस्ती। और जबरदस्ती नहीं, मतलब इसके लिए मतलब कोई नहीं मानता है तो इसके लिए आप न्यायालय में भी नहीं जा सकते हैं। ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 37 में ऐसा कहा गया है कि इसको लागू करवाने के लिए आप किसी पर जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। ये अनुच्छेद 37 में अच्छे से वर्णित है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो गठन हुआ था वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केलकर समिति। केलकर समिति की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो देखिए, संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो संघात्मक सरकार का मतलब ही हो जाता है एकत्रीकरण, मतलब संघ के रूप में बन जाना, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाना। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्तियों का एकत्रीकरण। संघात्मक सरकार में क्या होता है? शक्तियों का एकत्रीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार कौन सा क्रम सही है? इसका हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फारूक अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर.वी. रमन। पूछा है यहाँ पर राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार, मतलब किसके बाद कौन बने हैं, उनके उस क्रम के अनुसार इसमें से कौन सा सही है? तो सबसे पहले फारूक अली अहमद, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति रहे हैं, उसके बाद आर.वी. रमन रहे हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के कार्यकाल यदि आपको स्टार्टिंग से याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो हम आपको एक बार क्रम के अनुसार पूरे राष्ट्रपति का नाम बता देते हैं। यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप इसे लिस्ट जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। तो पहले जो थे हमारे देश के राष्ट्रपति वो कौन थे? पहले नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो पहले नंबर के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे नंबर पर बीवी गिरी और चौथे नंबर पर थे फारूक अली अहमद, पांचवें नंबर पर नीलम संजीव रेड्डी, छठे नंबर पर ज्ञानी जैल सिंह, सातवें नंबर पर आर वेंकट रमन और उसके बाद आर वेंकट रमन, जो कि ये आपको आर.वी. रमन दिख रहा है। आठवें नंबर पर थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 9 नंबर पर थे के.आर. नारायण, 10वें नंबर पर डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और 11वें नंबर के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और 12 नंबर के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो उनके बाद प्रणब मुखर्जी। और अभी वर्तमान समय में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, जो कि रामनाथ कोविंद जी हैं। तो आपको ये लिस्ट याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत के निर्माण में किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। दांत के निर्माण में किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है, सर्वाधिक महत्व होता है? तो कैल्शियम का निर्माण सबसे ज्यादा, कैल्शियम का जरूरत सबसे ज्यादा होता है दांत के निर्माण में। दांत जो है वो 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, कैल्शियम और फास्फोरस, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में जो होता है वो आपका कैल्शियम होता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? यहाँ पर आपको ये जो है बिना सॉल्व किए आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको संवेग का फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसके बाद गतिज ऊर्जा का। तो संवेग के बारे में बता दें, जो मोमेंटम होता है वो जो होता है वेग और मास और वेग का गुणनफल होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग। और गतिज ऊर्जा जो होता है वो कितना होता है? हाफ mv²। तो ये जो होता है ये दोनों फॉर्मूला है। तो यहाँ पर बोला है कि संवेग को यदि आप दुगना कर देते हैं तो देखिए m और v², तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यदि हम दुगना करते हैं संवेग को तो हमारा जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 × 2m और v। ये दुगना करने के बाद जो हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4mv²। तो मतलब ये 3 गुना बढ़ जा रहा है। मतलब यदि 100% है तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 300% हो जाएगा। तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300%। यदि आप संवेग को दुगना करते हैं तो क्वेश्चन है हमारा, जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं?
सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजीकरण। जब समाज जो है सभी नियमों को मापदंडों सहित पालन करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समाजीकरण। अब जैसे मान लीजिए कि यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी भी चीज का आह्वान करते हैं और आप उसे उनके निर्देश के अनुसार आप उसका पालन करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज जो है हमारा क्या हो गया, डेवलप है। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि यदि समाज जो है सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा है ऑप्शन नंबर बी, यूरो। यूरो जो है जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा है। देखिए हम आपको करंट अफेयर्स के डेली सीरीज जो हम बताते हैं मॉर्निंग में, वो वीडियोस अपलोड होती है। तो आप यदि उस वीडियोस को देखेंगे तो आपका जो है सारे कंट्रीज का कैपिटल कंप्लीट हो जाएगा, उसकी जो मुद्रा है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप चाहते हैं तो आप उस वीडियोस को भी जरूर से जरूर देखें। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो होती है वो ऋणात्मक होती है। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो इसकी प्रकृति जो होती है वो ऋणात्मक कैसे होती है? तो ये ऐसा पदार्थ होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकीय होता है। मतलब जो चुंबक का इफेक्ट होता है वो इसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। तो इसलिए ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। पारामैग्नेटिक एक पदार्थ होता है जिसको कि हिंदी में अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। तो ये कैसा पदार्थ होता है? तो ये जो पदार्थ होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में आने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा चुंबकीय हो जाता है, मतलब ये दिशा के साथ साथ हो जाता है। तो यदि आपसे पाराचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति पूछे तो आप उसका बताएंगे धनात्मक होता है। और एक होता है लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो वो लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो ऐसा पदार्थ होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने से और ज़्यादा जितना वो उसका चुंबकीय शक्ति होता है वो थोड़ा और बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पर हम आपको तीनों डिस्कस कर दिए हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। तो ये तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग करता है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषिक अधिकार। विशेषिक अधिकार, भारत का जो राष्ट्रपति है वो कैसे वीटो का उपयोग करते हैं? तो विशेषिक अधिकार जैसे वीटो का प्रयोग करते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई केम, आई सा, आई कन्क्योर्ड, कन्योर्ड किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूलियस सीजर। ये जो वर्ड है, ये जो वाक्य कहा गया था, ये किसके द्वारा कहा गया था? जूलियस सीजर के द्वारा। क्या कहा गया था? आई केम, आई सा, आई कैन्योर्ड किसके द्वारा कहा गया था? तो जूलियस सीजर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लॉन्च। ये एक बुक का नाम है और ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिल्टन फ्रायड। मिल्टन फ्रायड ने कहा था देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लॉन्च, मतलब फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लॉन्च। तो यहाँ क्या है, मिल्टन फ्रायड के द्वारा ये बुक लिखा गया था। तो बुक का नाम आपसे जरूर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है और जो न्यूज़ में होता है वही पूछा जाता है। तो आप जरूर से जरूर बुक का नाम भी पढ़ें। तो यहाँ पर सही आंसर है मिल्टन फ्रायड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? अब आपको करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स के। तो यहाँ पर देखते हैं, हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास जो है भारत किस देश के साथ करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन के साथ। हैंड इन हैंड नामक जो युद्ध अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, ये चीन के साथ भारत करता है और इसको 2019 के दिसंबर में ही किया गया है। अभी कहाँ पर किया गया था? तो मिजोरम के उमरोई सैन्य स्टेशन पर हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास 2019 का आयोजित हुआ था। और ये जो युद्ध अभ्यास था वो ये 2017 में इसे डोकलाम विवाद के कारण रोक भी दिया गया था, लेकिन फिर से इसको 2018 से शुरुआत कर दी गई हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास का। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थित है?
तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात राज्य में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय बनाया गया है। कहाँ पर? गुजरात राज्य के लोथल नामक जगह पर। और लोथल जो है, इसका नाम जरूर आप सुने होंगे हिस्ट्री में, जो कि हड़प्पा कालीन एक स्थल है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो वहां पर समुद्री संग्रहालय बनाया गया है। तो हम आपको जो भी करंट के क्वेश्चंस इसमें देंगे वो हमेशा आपका करंट का ही क्वेश्चंस नहीं रहेगा, वो समझ लीजिए अब आपके लिए जीके का क्वेश्चंस बन गया है, क्योंकि ये कभी बदलने वाला नहीं है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटावैक 5D वैक्सीन किस बीमारी की है? ये जो वैक्सीन है अभी भारत सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, इसलिए ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रोटावैक 5D वैक्सीन किस बीमारी की दवा है, किस बीमारी की वैक्सीन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायरिया के लिए रोटावैक 5D वैक्सीन बनाया गया है, डायरिया नामक बीमारी के लिए। और इसको हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसको क्या किया गया? अनावरण किया गया है, शुरुआत की गई, लॉन्च की गई इसकी, रोटावैक 5D। तो आपको याद रखना है रोटावैक 5D वैक्सीन डायरिया के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को राज्यसभा में पहली बार बोला गया है? 2019 में ही इस भाषा को पहली बार बोला गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संथाली भाषा को अभी राज्यसभा में पहली बार बोला गया है। और ये किसके द्वारा बोला गया है? तो सरोजनी हेम्ब्रम नामक सांसद के द्वारा ये संथाली भाषा को बोला गया है। 6 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पहली बार संथाली भाषा को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाडा ने किस देश पर 4 सालों का प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस पर 4 सालों का प्रतिबंध लगाया गया है वाडा के द्वारा। तो वाडा के द्वारा अभी 4 सालों का क्या किया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्ड यहाँ वाडा आया है तो इसके बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये ऐसी एजेंसी है जो ये देखती है कि जितने सारे भी खिलाड़ी हैं वो कहीं किसी भी प्रतिबंधित दवाओं या नशा का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। और ऐसा करने में जिस देश की खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उस देश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। या फिर जो मतलब क्रिकेट में जो धांधली होता है या फिर कोई भी खेल में यदि धांधली होता है उस सरकार के द्वारा, उस देश के द्वारा, तो उस देश पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो अभी वाडा ने रूस पर 4 सालों का प्रतिबंध लगा दिया है। और देखिए ये वर्ल्ड लेवल का बात है, वर्ल्ड लेवल पे ये देखता है वाडा। और नेशनल लेवल की बात करें, जो नेशनल लेवल के गेम होते हैं उस पर कौन नज़र बनाए रखता है? नेशनल लेवल के खिलाड़ियों पर, कि वो किसी प्रतिबंधित दवाओं का या किसी नशा का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए नाडा है। नाडा जो है जिसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 2005 में हुआ था और जिसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और अभी नाडा के जो वर्तमान समय में ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सुनील शेट्टी को बनाया गया है। तो यहाँ वाडा का अभी बात कर रहे थे, तो वाडा की जो स्थापना हुई थी वो 1919 में किया गया था और इसका हेड क्वार्टर जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर दक्षिण एशियाई खेल 2019 का विजेता देश कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत। दक्षिण एशियाई खेल जो कि 2019 में ही हुआ है और ये 2019 का दक्षिण एशियाई खेल जो कि कहाँ हुआ था? नेपाल में आयोजित हुआ था। और इसमें भारत ने प्रथम स्थान हासिल किया है, जो कि गोल्ड मेडल 174 जीता, सिल्वर 93 और ब्रोंज जो है वो 45 जीता। और इतना जीतने के साथ ही भारत प्रथम स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर बात करें दक्षिण एशियाई खेल में तो नेपाल रहा और तीसरे स्थान पर श्रीलंका रहा है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और इसको कौन मनाता है? तो इसको WHO के द्वारा मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है तो 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन में 194 सदस्य देश हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वो तेद्रोस अधानोम हैं। और हम यहाँ बात कर रहे थे विश्व मलेरिया दिवस का। तो विश्व मलेरिया दिवस का जो थीम रहा है इस साल का वो क्या रहा है? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। तो आपके लिए थीम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। और इस बार का इसका थीम रहा है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बार कोड के खोजकर्ता कौन थे? मतलब बार कोड के खोजकर्ता कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज लॉर। बार कोड के खोजकर्ता कौन थे? जॉर्ज लॉर, जिनका कि अभी 2019 के दिसंबर में ही निधन हो गया है, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बार कोड के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? जॉर्ज लॉर थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस 2019 का थीम क्या था? 2019 का थीम क्या था मानवाधिकार दिवस के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूथ स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। इसका जो थीम था यूथ स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, मतलब युवाओं को अपने अधिकार के लिए अपने अधिकार को समझना। तो मानवाधिकार दिवस कब बात हुआ है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। और इसको कौन मनाता है? तो यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है, लोगों में उसके अधिकार के लिए जागरूकता फैलाने के लिए। और इसका 2019 का थीम रहा है यूथ स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, क्योंकि 2020 का तो अभी दिसंबर में मनाया जाएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यदि यहाँ जो है ये क्या है? यदि इस साइन का मतलब बड़ा साइन का मतलब है प्लस, छोटा का मतलब है मतलब लेस देन, एंड ग्रेटर देन का मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है डिवाइड। तो ये जो दिया हुआ है 13 ग्रेटर देन 8 लेस देन 6 प्लस 2 का मान कितना होगा? तो इसमें आप इसका वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना आएगा? 18 आएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 51, 866, उसके बाद ब्लैंक्स है, उसके बाद 102, 123 एंड 146। तो पूछा है कि यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे। तो ये हम देखते हैं कि कैसे सीरीज बन रहा है। तो देखिए 51 में यदि आप कितना ऐड करते हैं? तो 51 में यदि आप 15 ऐड करते हैं, मतलब 15 जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। फिर 15 में आप 17 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? तो वो आ जाएगा आपका 83। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और फिर उसके बाद 19 ऐड किया गया है, फिर उसके बाद 21, उसके बाद 23। तो ऐसे दो दो करके ये क्या किया गया है? सीरीज बनाया गया है, मतलब ऑड नंबर को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो दिया हुआ है सीरीज, इसमें गलत कौन सा संख्या है इसको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले आपको सीरीज को समझना होगा कि ये सीरीज कैसे दिया हुआ है। तो ये सीरीज कैसे दिया हुआ है आप देख पा रहे होंगे कि 7 × 2 + 1, मतलब 7 × 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7 दूनी का 14, 1 15। तो यहाँ पर ये बिल्कुल यही वाला सीरीज को फॉलो कर रहा है। दूसरे में देखते हैं 15 × 2 +2, मतलब पहले वाला में 1 जोड़ रहा है, दूसरे वाला में 2 जोड़ रहा है, लेकिन सब में इंटू कितने से कर रहा है? 2 से ही कर रहा है। तो ऐसा करते हुए जब हम जा रहे हैं तो कहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी में फॉलो नहीं हो रहा है। 138 पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना कि यदि नवीन कहता है कि सोहन की माता मेरी माता की एकलौती पुत्री है, तब नवीन का सोहन से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है, तो आप इसको आसानी से अपने आप पर रख करके देख सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आप नवीन हैं और नवीन कहता है कि सोहन की माता मेरी माता की एकलौती पुत्री है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सोहन की जो माता है वो कौन है? नवीन की बहन है। नवीन की बहन है, क्योंकि जो सोहन की माता है वो नवीन की जो माता है उसकी एकलौती पुत्री है। तो नवीन की माता, जो सोहन की माता हुई और नवीन जो हुआ वो एक दूसरे का क्या हुआ? भाई बहन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? नवीन और सोहन का संबंध कैसा है? तो नवीन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोहन का मामा हो जाएगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर जरूर करेंगे। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है और अब वो बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो अब उसकी दिशा कौन सी है? तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। मान लीजिए यदि रमन यहाँ से चलना शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, तो 10 किलोमीटर, देखिए ये पूरब पश्चिम, तो पश्चिम दिशा में गया ये, तो कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर गया। और उसके बाद ये बाईं तरफ मुड़ा तो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर चला। और उसके बाद पुनः ये बाईं ओर मुड़ता है तो किधर जाएगा? इधर साइड जाएगा और 20 किलोमीटर चलता है। तो अब ये किस दिशा में जा रहा है? तो ये किस दिशा में जा रहा है? इधर। किधर जा रहा है? तो ये पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। ये 46 का आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय जो है वो कितना हो रहा है 11:40 दिखाई देता है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दर्पण प्रतिबिंब में कितना है 11:40 दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या होगा, तो आप इसको हमेशा 24 घंटे से माइनस करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि जो पूरा घड़ी का समय है वो 24 घंटे में से ही कुछ बजेगा, तो इसलिए हमेशा इसको याद रखेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब यदि दे रहा है और उसका वास्तविक समय पूछता है तो हमेशा 24 घंटे से माइनस करते हैं। तो 24 घंटे से यदि आप 11:40 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 12:20 आ जाएगा। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12:20 हो जाएगा। यदि दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा था 11:40 हो रहा था तो उसका वास्तविक समय 12:20 हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है, तो कितनी संख्याएं लिखी गई हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए, यदि कोई इंसान 50 से 99 तक की संख्याओं को लिखता है तो पूरा संख्या कितना होगा, टोटल 50 संख्या लिखेगा वो, क्योंकि 50 से 99 तक है तो पूरा संख्याओं की संख्या 50 हो गई। लेकिन वो पूरा नहीं लिख करके उसमें 2 और 7 वाले जितने अंक आ रहे हैं उसको छोड़ दे रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 50 से लेकर जब 60 तक जाएगा तो 2 बार उसको 2 और 7 मिलेगा, एक बार 52 पे और एक बार 57 पे, तो दो को हर बार छोड़ेगा। लेकिन जब 7 वाला आएगा मतलब 70 से लेकर के 79 तक क्या करेगा, 10 अंक को छोड़ेगा। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, पूरा तो संख्या 50 था संख्याओं का लिखने वाला, पहला वाला में 2 लिखा, उसके बाद कितने 2 छोड़ा, फिर उसके बाद वाले में भी वो 2 छोड़ेगा, उसके बाद कितना छोड़ेगा 10 छोड़ेगा, और उसके बाद वाले में 2 छोड़ेगा, मतलब 80 से ये हुआ 90 और 90 से 100 में भी 2 छोड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये छोड़ दिया तो 10 और 10 और 2 और 2 4 और फिर ये भी 2 2 4 हो गया, तो कितना हो गया 24 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस कर देंगे आप इसको, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही आंसर 36 हो जाएगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है तो वृत्त का व्यास कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 280 मीटर। और आपको यदि हमारी मेहनत अच्छी लगती है, आपको वीडियोज अच्छी लगती है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम मोटिवेट होकर के आपके लिए डेली से डेली वीडियो ला सकें। तो आप इसको पूरा